दोस्तों, गीतांजलि हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी पढ़ रहे थे। हमने इस कहानी में काफ़ी कुछ देख लिया था पिछली क्लास में। हमारी थोड़ी-सी कहानी और बची रह गई थी और इसके बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस भी कराए हैं। आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारी कहानी थोड़ी-सी जो रह गई है, उसको आज हम उसकी क्लास आज हम ले लेंगे और इस पर भी हम अगले दिन कल हम इस पर एक क्विज़ करेंगे बचे हुए पर। तो आइए देखते हैं हमने क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि किस प्रकार सारी हॉस्टल की लड़कियाँ छुट्टियों से पहले सुधा, जो कि हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, उसके कमरे में बैठ के हँसी ठहाके लगाते हैं और सब उसी के पास बैठे हुए थे। तो चेकिंग के लिए वार्डन, जिसका नाम लतिका है, वो आती है और जूली को डांटती है कि तुमने जब सिग्नेचर कर लिया है तो फिर तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो। तो सुधा वापस से कहती है कि मैम, हेमंती के गाने का प्रोग्राम था इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, आप भी कुछ देर बैठिए। लेकिन लतिका रुकती नहीं है, चली जाती है नीचे। उसको लतिका को आते हुए मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी मिलते हैं, जो उनको लेकर के जाते हैं और डॉक्टर मुखर्जी के रूम में एक छोटी सी पार्टी होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद फादर एलमंड का सरमन होता है और मिस वुड सारी लड़कियों को लेकर चर्च में जाती है सरमन सुनने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी एक छोटी सी पिकनिक होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हम अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर मुखर्जी, जो कि वर्मा से आए हुए थे और फिजियोलॉजी पढ़ाते थे। आइए देखते हैं। और मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत के अध्यापक हैं। तो जो पात्र हैं, हमारे पात्रों के पात्र क्या करते हैं, पात्रों के पेशे क्या हैं, पेशे को ज़रूर याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बहुत पूछता है और हमें तुरंत के तुरंत भूल भी जाता है, एग्ज़ाम में कुछ याद भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा हमें, अगर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें रटी हुई हैं तो ही याद आता है, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से देखें और बार बार रिवाइज़ करें। हमारी कहानी में हमने यहाँ तक देख लिया था। नीचे उतरने लगे थे लतिका और मिस्टर ह्यूबर्ट। हम आगे से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बाल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मन फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाफसा हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई सड़क का अनुमान लगाया करती थी, जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता है। मतलब अब अकेले में इंसान क्या करेगा, यही सारी चीज़ें सोचता रहता है कि ये कहाँ जाती हैं, खिड़की में कितने रॉड लगे हुए हैं, यही सारी चीज़ें छोड़ता रहे अनाप शनाप। तो ये भी वही करती थी। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे
तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में ज़िक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था? वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता में दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियाँ दूभर हो जाती हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिससे दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव ही राया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखनी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकती हुई डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास ब्रोंज के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। तो गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली कौन जाएगा मिस्टर ह्यूबर्ट? दिल्ली कौन रहता था मिस्टर ह्यूबर्ट? और लतिका दिल्ली कब गई थी? बचपन में गई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा और इसको कहीं नोट कर लें आप लोग। और सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई क्लास लिया करे आप लोग या टेस्ट दिया करे, क्विज दिया करे, तो एक पेपर अपने पास रखा करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या फिर जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि नोट कर लेंगे तो उससे चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और बाद में कभी भी हमको किताब अलटते पलटते वो दिख जाता है तो हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाता है, जो कि हमको एग्ज़ाम में तुरंत के तुरंत याद आता है। बार बार रिविज़न करने से हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कम होता है। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा
मानो वह इतनी देर में पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका को समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मीडोज, पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि लतिका को पत्र किसने दिया था? मिस्टर ह्यूबर्ट ने प्रेम पत्र दिया था। भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियाँ हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची आड़ी के सैंडल में जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। ये कोटेशन याद रखें कि ये किसने कहा था। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। मतलब मिस वुड थोड़ी सी दिमाग से खिसकी हुई औरत है। जब किसी को किसी बात से तकलीफ होती है, दुख होता है, तो उसको उसी बात के लिए कुरेदना नहीं चाहिए। खैर, कहानी है, आगे बढ़ते हैं। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुद गई और माथे पर बालों की लटें झुलाई। तो डॉक्टर से किसी ने पूछा था कि आप कभी बर्मा वापस नहीं जाना चाहते हैं? तो मिस वुड ने पूछा था। ये वही ऐसे बेतुके सवाल कर सकती हैं। बेतुके सवाल जहां भी आ जाए समझ लीजिए वो मिस वुड है। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? सही बात है। लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है ये आप लोगों के लिए। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। ये मिस वुड का कथन है। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद वहाँ मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे में रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर,
आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ-कहाँ भटकता फिरूँगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा, कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती, तो पीछे भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं है, मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्छृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही है। मतलब मिस वुड डॉक्टर को समझती हैं ऐसी, और कहानी में उनका चरित्र दिख रहा है इस तरीके का, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयाँ निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों के सैंडविचें और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा, वह कोहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी, व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी, तो यहाँ लड़कियां खेल रही थी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों से कुछ आवाज़ें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों सी हवा में तिरती हैं, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर सोपा का नॉकटर्न बजा रहा था। सोपा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो सोपा कौन बजाता था? याद रखिएगा, मिस्टर ह्यूबर्ट। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा, कर्कश सा हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रहीं। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा।
उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थीं और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरी याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा, कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। तो जूली का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के साथ। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर संभाल कर अपने में छिपाई रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यहीं इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिंचा था, बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुःस्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने? जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही थी, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। ऐसा मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे करते हैं, हम लोगों ने भी किया है। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मीडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? तितलियां, झिंगुर, जुगनू मीडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय अब दोपहर के समय जिन आवाज़ों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों की झुरमुट से परों को फड़फड़ाता हुआ झपटकर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहे एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिसवुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीबो-गरीब चीज़ें लाई थीं। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनियों को चाकू से छिलकर छोटी-सी बेत बना ली थी। ऊँची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने-अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी-छोटी बालिश्त भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिसवुड से छिपाकर वे एक-दूसरे को दिखा रही थीं।
मिस वुड की टोली के संग आगे निकल गई। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मीडोज से पक्की सड़क पर 3-4 फर्लांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपने मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान में जब दोनों बात कर रहे थे, उनके पीछे मीडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर, मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टार्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त तो कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया से चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते से कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं। प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजान देशों में उड़ जाएंगे। बता दें कि जो पक्षी त्रिकोण बनाकर के ऊपर चलते हैं, वो लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। लंबी दूरी तय करने का मतलब है कि वो उड़ान भरते हैं तो किसी लंबी दूरी के लिए। और वो त्रिकोण इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो बारी बारी से एक दूसरे में अदला बदली करते रहते हैं, जिसके कारण बीच में एयर का प्रेशर बना रहता है। तो जो बीच के लोग होते हैं, बीच में जो पक्षी होते हैं, उनको उड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आगे वाला थक जाता है तो वो धीरे से बीच में आ जाता है और बीच वाले जो कम थके पक्षी होते हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर ये बाहरी आवरण में जितने पक्षी होते हैं उन पे आता है। तो ऐसे वो अपना हमेशा स्थान बदलते रहते हैं, जिसके कारण वो लंबी दूरी तय करते हैं बिना थके हुए।
इसीलिए हम देखते हैं कि सर्दियों में विदेशी पक्षी आ जाते हैं माइग्रेट करके। क्या वे सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मीडोज के झरने के भुतैले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त तो कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थीं। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकियों को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमुधी आंखें खुल गई। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गईं। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख में चौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसमें तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाते हुए लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग्य बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया था। डॉक्टर उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर उसे ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवारें के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन अ बैक लेन ऑफ द सिटी देवर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था।
डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकरा कर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खिंच सी हो आई और ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। डॉक्टर ने अपनी आंखें ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तरे पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा लिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कुहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझते हुए आग के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन कर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैले निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था लेकिन नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी हिचकता न। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुधाया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण कोटेशन है कि सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है। हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। ये कोटेशन भी आप मार्क कर लें। ल- लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर अलमंडी बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर।
डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कुहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांटते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियों, अखबार, रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा की झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। और यहीं हमारी परिंदे कहानी समाप्त होती है। जूली को वो प्रेम पत्र दे करके लतिका इस कहानी को समाप्त करती है। हमारी परिंदे कहानी आज कंप्लीट हुई। अब अगली कहानी आप लोग कौन सी कहानी पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो अगली कहानी मैं वही पढ़ाऊँगी आपको। बाकी अपने तरीके से तो मैं कुछ डिसाइड कर ही लूँगी कि कौन सी कहानी और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी मैं तो अगली कहानी वही पढ़ाऊँगी। यदि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कोई कहानी लिख दी तो उस पर भी विचार ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर।